अब चलते हैं थोड़ा गांव की तरफ। तो गांव की अगर हम लोग चलें तो वहाँ पर बाबा रामचंद्र, जिनका नाम आपने सुना होगा अवध किसान सभा के लिए, 1920 में अवध किसान सभा बनाई गई थी। बाबा रामचंद्र जो कि इंडेंटर्ड लेबर थे, गिरमिटिया मजदूर थे, या जिसे आप एग्रीमेंट लेबर भी कह सकते हैं। ब्रिटिशर्स बेसिकली क्या करते थे, इंडिया से मजदूरों का एग्रीमेंट करते थे और उनको लेके फिजी, गुयाना, इन सब जगहों पे चले जाते थे और वहाँ पर एग्रीमेंट के फॉर्म में उनसे काम करवाते थे। बाबा रामचंद्र भी इसी श्रृंखला के मजदूर थे और फिजी में वो गिरमिटिया के रूप में काम करते थे। तो वो सारे काम वहाँ करते थे। जब वो भारत लौटे, अवध किसान सभा यहाँ पे बनाया जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर, और इसके पीछे का मेन रीज़न था जिस तरीके से कर अर्थात टैक्स बढ़ाया जा रहा था किसानों के ऊपर। और बेगार एक बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया उस समय चलती थी। बेगार का मतलब जानिए क्या होता है। बेगार का मतलब होता है बिना किसी को पैसा दिए काम कराना। तो किसानों को और मजदूरों को बेगार के रूप में काम करवाया जाता था। तो लोगों ने इसका अपोज किया और सबको ये लगा कि महात्मा गांधी का जो स्वराज है वो एक तरीके से हमको मुक्त करेगा। जो ये इविल्स चल रहे हैं, जो टैक्स हमसे लिया जा रहा है, हमसे बेगारी करवाई जा रही है, हमको इनसे मुक्ति मिलेगी। उन्होंने स्वराज को इस तरीके से लिया और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने अवध किसान सभा बनाई। आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन ये आंदोलन कहीं ना कहीं हिंसक होता गया और महात्मा गांधी ने भी, या कहिए कांग्रेस भी, इस आंदोलन से बहुत खुश नहीं थी क्योंकि ये हिंसक होता चला जा रहा था। अब आते हैं आदिवासियों पे। तो अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि गुडेम हिल्स जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर आदिवासियों के लीडर थे। लोगों का मानना था कि वो भगवान के अवतार हैं और लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो दूर कर सकते हैं। वो इलाज भी किया करते थे। महात्मा गांधी से बड़े प्रभावित थे। महात्मा गांधी की बातों को वो लोगों तक ले जाया करते थे और उनको समझाते थे कि आखिर किस तरीके से हम ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं यहाँ से। मैंने अल्लूरी सीताराम राजू के ऊपर एक डेडिकेट वीडियो बनाया है, लिंक आपको आई बटन पे दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर अल्लूरी सीताराम राजू क्या चमत्कारी चरित्र था जिसने अंग्रेजों को वहाँ से हटाया। क्योंकि आदिवासी जो भी लोग वहाँ रहा करते थे, फॉरेस्ट एक्ट लाया था 19th सेंचुरी के एंड में ब्रिटिशर्स ने, जिसके कारण आदिवासियों को उनकी जो लोकल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे आप जानते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, उन सबको करने से मना कर दिया गया। यहाँ तक कि उनको जंगलों के अंदर जाने से भी मना कर दिया गया। वो अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान भी नहीं ले सकते थे। ये सारी समस्याएं वहाँ पर देखने को मिल रही थी। इसके खिलाफ आंदोलन किया और इसको लीड किया अल्लूरी सीताराम राजू ने। लेकिन एक तरीके से उन्होंने महात्मा गांधी की एक बात को उन्होंने नहीं स्वीकार किया। वो खादी पहनना और शराब के विरोध करने को तो उन्होंने बहुत ही पॉपुलराइज किया लोगों के अंदर कि खादी का प्रयोग करो और शराब का उपयोग नहीं करो। लेकिन वो ये कहते थे कि हिंसा अर्थात बलपूर्वक ही अंग्रेजों को यहाँ से बाहर किया जा सकता है। तो उन्होंने बल से ही अंग्रेजों को वहाँ से हटाने का प्रयास किया गया। किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हुई इसके बारे में वीडियो आप जरूर देखिएगा, अल्लूरी सीताराम राजू वाला। 1924 में 1924 में उनको फांसी दे दी जाती है। एक और बात करते हैं, वो है बगानों के स्वराज की। असम में 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था और इस एक्ट के थ्रू जो भी असम के बगानों में काम किया करते थे उन लोगों को घर जाने की अनुमति नहीं थी, अर्थात वो बगान छोड़ के नहीं जा सकते थे। बहुत ही विरले हुआ करते थे जिनको ये मौका मिलता था कि वो बगान छोड़ के कहीं जा सकते हैं। उन्हें पता चलता है कि महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया है और उनको लगा कि गांधी राज आ रहा है, अब तो हमें स्वराज मिल के रहेगा, हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन देशव्यापी हड़ताल चल रही थी। वो बगान छोड़ के आगे तो बढ़े, लेकिन जो रूट था वो रूट बंद था, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, स्टीमर्स नहीं चल रहे थे, इसलिए वो वहाँ से निकल नहीं पाए। पुलिस ने उनको पकड़ लिया और बहुत पिटाई की और वापस से उनको वहाँ ले जाया गया। तो असम के लोगों ने इसका एक अलग रूप स्वीकार किया। अगर आप
सही तरीके से इसको देखेंगे तो कांग्रेस ने स्वराज को स्पष्ट नहीं किया था। कांग्रेस ने स्वराज को सेल्फ रूल का ही नाम दिया था, लेकिन वो सेल्फ रूल है क्या, इसको हर जो सेक्शंस हैं उस सेक्शन ने अलग अलग तरीके से लिया। जैसे शहरों में उसको उसी स्वरूप में स्वीकार किया गया जो महात्मा गांधी ने कहा था, गांवों में उसका अलग स्वरूप लिया गया जहां पर वो कर से मुक्ति का आंदोलन बना। हम आदिवासियों की बात करें तो वहां पर स्वतंत्र भारत का नाम दिया गया, इंडिपेंडेंस इंडिया। ये आदिवासियों ने नारा लगाया गांधी जी का नाम लेकर। उनके लिए उस आदिवासी क्षेत्र को अंग्रेजों से खाली कराना मुख्य उद्देश्य बना। बागानों के लिए अलग रूल बना। बागानों में काम करने वालों के लिए यह लगा कि हम यहां पे जो मजदूर, बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, हमको उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो हर किसी ने इस आंदोलन का अपना स्वरूप निकाला और समझा। तो असहयोग आंदोलन को आप केवल शहरी आंदोलन के रूप में नहीं देखिए, असहयोग आंदोलन को आप देख सकते हैं एक ऐसे आंदोलन के रूप में जहां पर हर एक सेक्शन ने इसको अलग तरीके से लिया और समझा। लेकिन असहयोग आंदोलन के 1922 में अचानक से वापस लेने की वजह से कई सारे लोग नाराज हुए। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम इस तरह से आंदोलन को चलाएंगे तो हम सिविल डिसोबीडियंस भी एक साल बाद लॉन्च कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिविल डिसोबीडियंस 1930 में लॉन्च हुआ, 1930 में। इसी में एक धड़ा था जो कि प्रोविंस का इलेक्शन लड़ना चाहता था। CR दास, मोतीलाल नेहरू इसके प्रमुख रूप से इसमें आगे आए। उन्होंने कहा कि हमें प्रोविंस का इलेक्शन लड़ना चाहिए और हमें अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए ब्रिटिशर्स को और अपनी बात रखनी चाहिए प्रोविंस में। इन कांग्रेस का एक धड़ा इससे समर्थित नहीं था। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, 1922-23। इस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और जीते भी ये लोग। बाद में इनका विलय भी हो गया। तो स्वराज पार्टी एक बहुत ही प्रमुख घटना थी। इसके अलावा 1919 में डोमिनियन स्टेटस की भी बात की गई थी, जिसका गोलमोल जवाब दिया गया था चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंतर्गत। और अच्छा, ये जानिए डोमिनियन का मतलब क्या होता है। डोमिनियन का मतलब होता है कि आप किसी शासन के अंदर खुद राज करेंगे, लेकिन हेड होगा कोई और, आप राज करेंगे उनके रूल के अनुसार। इसे डोमिनियन कहते हैं। किसी और के अधिकार क्षेत्र में आपको कुछ अधिकार दिए गए, उसमें आप काम करिए। और वो भी गोलमोल जवाब था। लेकिन नए जो चेहरे कांग्रेस में आ चुके थे, जिन्हें हम थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं, जिन्होंने एक नया जोश दिया कांग्रेस को, जो कांग्रेस थोड़ी सी वीक हो रही थी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कांग्रेस को ऊर्जा प्रदान करी। उस ऊर्जा के बल पर कांग्रेस आगे बढ़ी और नए तरीके से आंदोलन को लीड किया। कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे स्वराज जो है वो बदला पूर्ण स्वराज में, टोटल इंडिपेंडेंस। थोड़ी देर बाद आते हैं यहां पर। तो हुआ क्या कि जिस तरीके से CR दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी, उसके बाद एक कमीशन बनाया गया, साइमन कमीशन। जॉन साइमन के अंदर लीडरशिप में ये कमीशन बनाया गया। और इस कमीशन में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसे बनाया गया था भारत के लिए, भारत की अच्छी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, फंक्शन के लिए, एक अच्छे संविधान के लिए, एक अच्छे रूल के लिए। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला। ऑल वाइट कमेटी, इसे कहीं कहीं ऑल वाइट कमेटी भी कहा जाता है, साइमन कमीशन। भारत का आप अच्छा करना चाह रहे हो और उसमें कोई भारतीय ही नहीं, मजाक के सिवा और कुछ था नहीं है। तो साइमन कमीशन बनाया गया 1927 में। 28 में वो इंडिया आता है, लेकिन साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था हर जगह। मुंबई में वो कमीशन उतरा, बहुत ज़ोरदार अपोज हुआ। पंजाब में जब वो गया तो वहाँ पर भी बहुत ही खतरनाक तरीके से उसका विरोध हुआ। और वो विरोध इतना बढ़ गया कि अंग्रेज़ों को लाठी चार्ज करना पड़ गया।
लाला लाजपत राय शेरे पंजाब, उस लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई। ये भारतीय राजनीति में काला धब्बा है। अंग्रेजी हुकूमत इस तरीके का कार्य करेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। लाला जी की मौत अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सरदार भगत सिंह, दुर्गा भाभी, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने खुले तौर पे इसका विरोध किया और सैंडर्स की हत्या हुई। और इसी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में आगे चल के 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। बड़ा ही दर्दनाक ये इवेंट था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए 23 साल की उम्र में जो कार्य कर दिए वो हम शायद 40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र में भी नहीं सोच सकते। भारत को आज़ाद कराने के लिए जो क्रांति उन्होंने की, वो क्रांति अपने आप में बहुत ही महान है, बहुत ही महान। उसकी तुलना आप नहीं कर सकते कहीं से भी। आज के दौर पे हमें इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि भारत का निर्माण हम तभी कर पाएंगे जब हम ऐसे लोगों से मिलेंगे। भारतीय महान क्रांतिकारियों और वीरों के ऊपर मैंने एक श्रृंखला बनाई थी, आज़ाद हैं आज़ाद रहेंगे। इसके 2 सीज़न मैंने लाए हैं। वो दोनों सीज़न का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप दोनों सीज़न ज़रूर देखिए। आपको ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में जानने को मिलेगा जिनके विषय में इतिहास बहुत कुछ नहीं कहता। इसको देखिएगा ज़रूर। ये दोनों जो मैंने सीज़न निकाले हैं वो ऐसे ही क्रांतिकारियों के विषय में बात करते हैं जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐसे उम्र में लड़े जहाँ पर लोगों के अंदर ज़्यादा समझ नहीं होती है, तब भी वो लड़े, आज़ादी के लिए लड़े। तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ, लेकिन बाद में यही साइमन कमीशन आधार बनता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए, और यही एक्ट बाद में आधार बनता है भारत के संविधान का। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेस कहलाता है 1935 एक्ट। तो आते हैं सविनय अवज्ञा की तरफ। पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। 1929 में लाहौर सेशन हुआ, रावी रिवर के किनारे लाहौर है, तो लाहौर सेशन होता है। उस लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने उसका प्रिसाइड किया था, उसकी अध्यक्षता की थी, और वहीं पे पूर्ण स्वराज का नारा लगा था, टोटल इंडिपेंडेंस, कोई डोमिनियन नहीं, हमें किसी का बीच बचाव चाहिए ही नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज और कुछ नहीं। 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस। अब भारत पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। तो भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, और इसी डेट को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने भारत के संविधान को स्वीकार किया। यही कारण बनता है 26 जनवरी को महान दिन मानने का। तो पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। उसी दौरान ब्रिटिशर्स ने कई सारी बातें नहीं मानी, तो महात्मा गांधी ने, लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे भारत के, उनको एक पत्र लिखते हैं महात्मा गांधी और 11 मांग करते हैं। उसमें सबसे प्रमुख मांग थी नमक के ऊपर जो कर लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है। नमक हर व्यक्ति के खाने का सबसे महत्वपूर्ण भाग। नमक की आवश्यकता कितनी ज्यादा है ये आप ये समझिए कि अगर आपको सोडियम नहीं मिलेगा तो आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन धीमा होगा और खून के थक्के जम जाएंगे। अंग्रेजी हुकूमत ने नमक पे टैक्स लगाया जिसे हर इंसान रोजमर्रा के जीवन में उपयोग कर रहा है। इससे घृणित, इससे इनह्यूमेन, अमानवीय कोई और टैक्स नहीं हो सकता। और कहा कि अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। इरविन ने कहा हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं कितना तुम कर लोगे, जानते हैं तुम क्या करोगे। महात्मा गांधी ने अल्टीमेटम दिया था कि 11 मार्च 1930 तक इस बात को मान लीजिए, वरना फिर अगले आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए। इरविन ने इस काम को कहा ठीक है, देखेंगे, तुमको जो करना है कर लेना। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से अपने 78 विश्वास पात्र लोगों के साथ चल पड़ते हैं दांडी के लिए।
दांडी तक पहुंचते हैं। 240 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पैदल तय करी अपने 78 लोगों के साथ। जहां वो रुकते वहां मजमा लग जाता, लोग खड़े हो जाते उनके भाषण सुनने के लिए। महात्मा गांधी लोगों को प्रेरित करते जाते, किस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत तुमको लगातार दबा रही है, तुमको इसके खिलाफ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। लोग उनकी बात सुन रहे थे। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी पहुंचते हैं दांडी पर और वहां पर पानी, समुद्र का पानी उबालकर नमक का निर्माण करते हैं। और इस नमक के निर्माण से वो अंग्रेजी हुकूमत के कानून को तोड़ते हैं और यही कहलाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब हम यहां पर अपमान नहीं करेंगे किसी का, विनम्रता से अपनी बात रखेंगे। अवज्ञा, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल, क्रिमिनल नहीं, सिविल, सिविल डिसोबे, कि हम एक समाज के रूप में, एक सभ्य समाज के रूप में तुम्हारे किसी भी रूल को मानने से मना करते हैं। हालत खराब हो गई ब्रिटिशर्स की कि ये क्या हो गया, नमक कानून तोड़ दिया गया, इतने लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। और आपको मैं ये बताऊं कि इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। सरोजिनी नायडू का नाम प्रमुखता से इसमें आया, कई और लोग भी इसमें शामिल थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1922 से 1930 के बीच कर गांव-गांव घूमकर लोगों को यह बताया कि महिलाओं का कार्य केवल घर संभालना नहीं, बच्चे पालना नहीं, वो देश के निर्माण में भी आगे बढ़ेंगी। भारत की आधी आबादी अगर पीछे रहेगी तो भारत का निर्माण संभव कैसे है? भारत का निर्माण तभी होगा जब हम सब एक साथ मिलकर भारत के लोग भारत की आजादी की मांग करेंगे। इसी दौरान उन्होंने हरिजन शब्द भी दिया। हरिजन, हरि मतलब भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को हरि कहा जाता है, जन मतलब लोग। विष्णु भगवान के द्वारा बनाए गए लोगों को तुम अछूत कहते हो, उनको तुम स्वीकार नहीं करते हो। एक तबके को अगर तुम अलग रख दोगे तो भारत की आजादी, भारत के स्वराज की डिमांड कैसे कर सकते हो? तुम्हें कोई अधिकार नहीं ऐसे स्वराज की मांग करने का जहां पर महिलाओं को अधिकार नहीं, जहां पर अछूतों को अधिकार नहीं, जहां पर पिछड़ों को अधिकार नहीं। ऐसे स्वराज लेके, ऐसे राष्ट्र का निर्माण करके क्या मिलेगा? महात्मा गांधी ने 8 साल दिए भारत के लोगों को समझाने में कि हमें इस अछूत, जो छुआछूत की समस्या है, जो महिलाओं को दबाने की समस्या है, उनको आगे बढ़ने से रोकने की समस्या है, अगर हम आगे बढ़कर इनका अपोज नहीं करेंगे तो भारत का निर्माण संभव नहीं संभव है। इसलिए आप देखेंगे कि 1922 से बड़ा आंदोलन 1930 का था, क्योंकि यहां पर अब ज्यादा लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुई इस आंदोलन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो 1926 में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मोहम्मद जिन्ना ने कहा था कि जहाँ पर मुस्लिम्स हैं वहाँ पर उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और वो रिप्रेजेंटेशन उनके परसेंटेज के आधार पर होना चाहिए कि जितना उनका परसेंटेज रहेगा उतना ही उनका वहाँ पर प्रोविंस में अधिकार रहना चाहिए सीटों पर। लेकिन हिंदू महासभा ने इसका अपोज किया, हिंदू महासभा ने इसका अपोज किया और कहा कि ये संभव नहीं है, और यहाँ से दूरी जो है वो बढ़ती चली गई। और ये दूरी इतनी बढ़ी कि 1947 में हम दो अलग राष्ट्र के रूप में निर्मित हुए, भारत और पाकिस्तान। तो नींव तो पड़ गई थी 1927 में ही, या ये कहिए कि 1905 में बंगाल विभाजन कहीं ना कहीं आधारशिला बना था भारत में विभाजन का, और ये आधारशिला आगे बढ़ी और 1940 में तो पूरी तरीके से डिमांड ही हो गई थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए। और फिर मोहम्मद जिन्ना और मुस्लिम लीग कभी पीछे नहीं हटे किसी भी बात पे, वो उसके बाद कांग्रेस से सहमत नहीं हुए, यहाँ तक कि आज़ादी के रूप में भी नहीं। और 16 सितंबर 1946 में तो डायरेक्ट एक्शन प्लान लाया गया
कि हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान लेके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमको मर जाना पड़े। बहुत ही बड़ा दंगा हुआ था भारतीय इतिहास में, इतना बड़ा दंगा फिर कभी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें आगे होती चली गई, महात्मा गांधी के समर्थन से लोग आगे बढ़ते चले गए। अप्रैल 1930 में एक और घटना होती, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। उस समय महात्मा गांधी के बहुत ही अच्छे सहयोगी कहिए, मित्र कहिए, उनको मानने वाले कहिए, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो कि आज का पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पर खुदाई खिदमतगार, जिन्हें रेड शर्ट या लाल कुर्ती कहा जाता है, उन्होंने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई जगहों पर मजदूरों को भी गिरफ्तार किया जाता है। और हिंसा जहाँ पे मजदूर कर रहे थे वहाँ पे अंग्रेज़ों ने बहुत ही दमनकारी नीति अपनाई और मारा पीटा, उनको पूरे तरीके से बर्बाद कर लिया। तो महात्मा गांधी इन सब चीज़ों को देखते हुए 5 मार्च 1931 को ये आंदोलन जो है वो वापस ले लेते हैं और गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव को फांसी दी जाती है और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के ऊपर ये आरोप लगाया कि आप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचा सकते थे। इतिहास ये प्रश्न आपसे पूछेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप दार्शनिक रूप से देना चाहें तो दे सकते हैं।